हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। सर, टारगेट पूरा होगा, हंस के भी रो के भी। चुप हो जाओ, बहुत जल्दी कर दूंगा। बेटा, टॉपिक है प्रिकॉशन इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा। बाबू, कल हमने सेकेंडरी डेटा के कुछ सोर्सेस पढ़े थे, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेस। पब्लिश सोर्सेज याद होगा, जब गवर्नमेंट हमें कुछ डेटा देती है, कहीं कहीं सेमी गवर्नमेंट देती है, कुछ ट्रेड एसोसिएशन देती है, कुछ कमेटी कमीशंस देती हैं, कुछ फॉरेन बॉडीज देती हैं। सर, हमने कल सारे सोर्सेस पढ़ लिए थे, पर बेटा आपको वो कौन कौन से प्रिकॉशन है और कौन कौन सी बातें दिमाग में रखनी है जब आप किसी भी सेकेंडरी डेटा का यूज करें। बाबू, ये प्रिकॉशन समझना काम की है। सर, एबिलिटी ऑफ द कलेक्शन। सर, ये भी देख लेना कि वो डेटा किसी एबल पर्सन ने, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन ने, किसी इम्पार्शियल पर्सन ने कलेक्ट किया हो। मान लो एक पर्सन ने डेटा कलेक्ट किया, पब्लिश किया, मैं आज उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मुझे ये भी तो लगना चाहिए कि वो पर्सन यार एबिलिटी रखता है कि वो डेटा कलेक्ट कर पाया होगा ढंग से। मान लो एक 10th क्लास के बच्चे का सर्वे और मैंने उसी का यूज करना शुरू कर दिया, तो यार समझ के चलो ना यार, उसकी एबिलिटी नहीं है वो डेटा कलेक्ट करने की। एक एबल पर्सन, एक एक्सपीरियंस पर्सन होगा तभी तो डेटा इस्तेमाल करने लायक होगा। तो पहली प्रिकॉशन ये है कि पर्सन की एबिलिटी भी हो। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? अगर 3 वर्ड मुझे पढ़ाने हो तो ये 3 वर्ड है, कलेक्टेड बाय एबल, एक्सपीरियंस्ड एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। बेटा, आपको ये भी क्लियर होना चाहिए वो जो डेटा इकट्ठा किया था उसने किस ऑब्जेक्टिव और किस स्कोप के साथ किया था। उसका क्या ऑब्जेक्टिव था डेटा इकट्ठा करने के पीछे। और आज जो मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं, मैं जो स्टडी करने जा रहा हूं, मेरी स्टडी का ऑब्जेक्टिव भी वही हो, मेरी स्टडी का स्कोप भी वही हो, उसकी उसके ऑब्जेक्टिव और स्कोप के साथ मैच करता हो, तभी तो डेटा यूज कर पाऊंगा। मान लो मैं तो स्टडी करना चाहता हूं पूरे इंडिया लेवल पर, और उसने सर्वे किया वैसे सहारनपुर लेवल पर, और मैं डेटा उठा के कहूं यही इंडिया का ट्रेंड होगा, तो वो तो कभी भी नहीं होगा। आपको भी तो पता होना चाहिए ना, उसका स्कोप सिर्फ सहारनपुर था और मैं इंडिया पे कैसे वो बात बोल सकता हूं। समझ में आ रही है बात? पक्का से मेरा ऑब्जेक्टिव और स्कोप उसके ऑब्जेक्टिव और स्कोप के साथ मैच किया हो तभी मैं यूज कर सकता हूं, वो डेटा वरना नहीं कर सकता। पक्का से? आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड वन इज मेथड ऑफ कलेक्शन। बेटा, मैं चाहता था कि अगर मैं सोर्स ऑफ ओरिजिन से डेटा इकट्ठा करता तो मैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड यूज करता। 6 मेथड थे ना। जब उसने डेटा इकट्ठा करा तो उसने इनडायरेक्ट ओरल मेथड लगाया, और अगर मेरे को इकट्ठा करना होता तो मैं चाहता था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से हो। सर, क्या मैं ये डेटा यूज कर सकता हूं? नहीं। अगर आपको लगता है आपके इन्वेस्टिगेशन में उसी मेथड की रिक्वायरमेंट है, लेकिन सामने वाले ने किसी और मेथड से बेटा वो प्राइमरी डेटा इकट्ठा किया है, प्राइमरी डेटा इकट्ठा करके उसने पब्लिश कर दिया, तो वो सेकेंडरी हो गया, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसने वो मेथड इस्तेमाल नहीं किया जो मेरी स्टडी के लिए जरूरत है। समझ में आई बात? क्लियर है ना बाबू? एक पर्सन ने प्राइमरी डेटा इकट्ठा करा, पब्लिश करा, तभी तो वो सेकेंडरी बना। आज मैं उस सेकेंडरी डेटा का यूज कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना। उसने जो प्राइमरी में मेथड लगाया बेटा वो मेरे अनुकूल नहीं लगाया, मेरे मेरे मैं उसका यूज नहीं कर सकता। मेरी स्टडी के लिए बेटा कोई और ही मेथड सुटेबल था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से 3 बातें क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं बाबू। फोर्थ वन इज टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन। मान लो बेटा सामने वाले ने जब डेटा इकट्ठा करा तो ना वॉर चल रही थी, और उसने डेटा इकट्ठा करा वॉर के टाइम पर, वो भी महंगाई का। सर, वॉर के टाइम पर महंगाई डबल ट्रिपल हो जाती है, और मैं क्या कर रहा हूं आज पीसफुल टाइम में जब कोई वॉर नहीं चल रही, मैं चाहता हूं उस डेटा का इस्तेमाल कर लूं। सर, कर सकता हूं? नहीं कर सकता बेटा। टाइम एंड कंडीशन भी तो मैच होनी चाहिए, और वॉर के टाइम का डेटा है वो तो महंगाई बहुत ही ज्यादा बताएगा, और आज पीसफुल डेटा, आज तो महंगाई उतरी नहीं है, मैं कहूंगा नहीं नहीं वैसा ही चल रहा है टाइम जैसा पहले चल रहा था। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो डेटा ही गलत आएगा आपका। समझ में आई बात बाबू? लास्ट हेडिंग इज एक्यूरेसी। अगर आपको लगता है वो जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं रखता, तो बेटा आप तब भी डेटा को इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक्यूरेट डेटा ही तो यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, 1 मिनट लगाओ, पांचों के बारे में पढ़ दो, कोई भी प्रॉब्लम आती है पूछो फटाफट से, 1 मिनट लगा। बाबू, आगे बढ़ाते हैं बात को। कहता है 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा।
बाबू सेकेंडरी डेटा को इकट्ठा करने के लिए दो सबसे अच्छे सोर्सेस इंडिया के। बाबू सबसे पहला सबसे अच्छा है सेंसस ऑफ इंडिया, और सेकेंड वन एनएसएसओ की बात है, करूंगा बात अभी जब कराऊंगा, पहले सेंसस की बात करते हैं। बेटा इंडिया में सेंसस हर 10 साल में आते हैं, शायद आपको पता ही है इस बात का। पता है आपको शुरुआत कब करी थी, किसने करी थी? चलो मेरे को अगर एक्स्ट्रा बात के तौर पे बताना है तो बेटा ब्रिटिशर्स ने शुरुआत करी थी इन द ईयर 1871। तब से फिक्स है 1871, 1881, 1891, 1901, 1911, 21, 31, 41, 51, 61, 2011, 21 में आना था, लेट हुआ था कोविड के चक्कर में। बाबू ये वर्ड डिकेड को ही रिप्रेजेंट करता है, कहता है सेंसस ऑफ इंडिया इज अ डिसेनियल पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिकेड के तौर पे पब्लिश होता है, यानी कि हर 10 साल बाद पब्लिश करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। कौन करता है, इसने स्पेसिफिकली बॉडी का नाम भी बताया, इट इज पब्लिश्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। ये इंसान पब्लिश करता है, सबसे अच्छा सेकेंडरी डेटा है। किन किन चीजों के बारे में बताता है ये भी बताया उसने, इट रिलेट्स टू द पॉपुलेशन साइज एंड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस इन इंडिया। सर पॉपुलेशन साइज हमेशा हमें किससे पता लगता है बेटा, सेंसस से ही पता लगता है, एज वेल एज डेमोग्राफिक फैक्टर भी। डेमोग्राफिक फैक्टर क्या होते हैं? क्या बर्थ रेट है, क्या डेथ रेट है, कितनी पॉपुलेशन और बढ़ सकती है, अगले 10 साल बाद क्या मिलेगी। सर इंसानों से रिलेटेड लगभग सभी फैक्टर कवर कर जाता है डेमोग्राफिक फैक्टर। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और इसने बता भी दिया डिटेल में कि क्या क्या बातें पता लग जाती हैं, साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। पॉपुलेशन का साइज कितना है, 140 करोड़, किस रेट पर ग्रो कर रही है हर साल, और बेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब कितने मेल्स और कितने फीमेल्स, कितने चाइल्ड, कितने अडल्ट, कितने इन्फेंट, सब कुछ। बाबू पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, अगले 10 साल बाद की प्रोजेक्शन क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कल भी बताया था डेंसिटी का मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर जितने लोग रह रहे होते हैं। अगर मैं 1 किलोमीटर इस डायरेक्शन से लूं, 1 किलोमीटर इससे, 1 किलोमीटर इससे, 1 किलोमीटर इससे, पूरे 1 किलोमीटर का स्क्वायर बना दूं, जितने लोग रहते हैं उसको बोलते हैं डेंसिटी। और इंडिया की डेंसिटी WHO के लिए किसी टाइम पर परेशानी का सबब थी, बताया भी था ना आपको ये बात तो मैंने कल। ठीक है ना जी, सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, अगेन मेल कितने फीमेल कितने, स्टेट ऑफ लिटरेसी सबको पता है केरला बहुत ज्यादा, ठीक है, यूपी तो अनपढ़ होगा वो स्टेट है, ठीक है जी, वो लेटेड भी खैर अपना मुद्दा नहीं है। तो ये सब बातें कौन बताता है बेटा, सेंसस बताता है, और ये सबसे अच्छा सेकेंडरी डेटा हो सकता है। किसी को भी अपनी रिसर्च में चाहिए डेटा, बेधड़क यूज करो, आप रिलाय कर सकते हो उसके ऊपर, सबसे एक्यूरेट डेटा हो सकता है। ठीक है जी, और सेकेंड सोर्स बेटा, सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स इज एनएसएसओ। बाबू नाम सुना होगा शायद आपने कभी इसका, नहीं सुना? सुना है नाम? बाबू कहता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। बेटा इनिशियली एनएसएसओ का नाम एनएसएस था, नेशनल सैंपल सर्वे था। ये 1950 में सेटअप हुई थी, क्योंकि हिस्ट्री की बात है इसमें ना बहुत ज्यादा समझाने वाला नहीं मिलेगा आपको, लगेगा खुद ही रटने वाली बात है। और वो 1950 में सेटअप हुई थी। किसने सेटअप कराया था? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल इनकम कमिटी चेयर्ड बाय लेट प्रोफेसर पीसी महालानोबिस। बाबू एक प्रोफेसर थे, उनकी रिकमेंडेशन पर सेटअप हुई थी 1950 में। 1970 में इसका नाम बदल कर गया नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और आज की तारीख में अगर मेरे को इसका लेटेस्ट नाम बताना हो, जबकि आपकी बुक इतनी जल्दी चेंजेस नहीं करती, अभी भी पुराना नाम ही लिखा हुआ है एनएसएसओ, इसका नाम इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑफिस हो चुका है। 12th में मैं ISO ही बताता हूँ इसका नाम, इसका नाम इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑफिस हो चुका है 2 साल पहले, अभी भी लेकिन नाम आपकी बुक में एनएसएसओ ही लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, छोड़ो मुद्दा नहीं है। बाबू एनएसएसओ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स के अंडर वर्क करती है। आपको भी पता होना चाहिए बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी मिनिस्ट्री में डिवाइडेड होती है, लॉ मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री,
बाबू NSSO मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स के अंडर काम करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में डिवाइडेड होती है, जस्ट लाइक लॉ मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बाबू कोई भी गवर्नमेंट है मिनिस्ट्रीज में बटी होती है, ऐसे ही एक मिनिस्ट्री होती है स्टैट्स मिनिस्ट्री, उसके अंडर काम करता है NSSO। बाबू NSSO वो सब डेटा इकट्ठा करता है जो सेंसस नहीं करता। सेंसस तो बहुत लिमिटेड सा डेटा इकट्ठा कर रहा है, पॉपुलेशन साइज और उनसे रिलेटेड डेमोग्राफिक फैक्टर कि कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने चाइल्ड है, कितने एडल्ट है, उनकी ग्रोथ किस रेट पे हो रही है, ये सब बातें बताता है बस सेंसस, दैट्स इट। बचा हुआ इतना सारा डेटा, कोई भी इकोनॉमिक डाटा नहीं आया जो सेंसस नहीं इकट्ठा करा। सेंसस इकोनॉमिक डेटा इकट्ठा करता, बाबू वो काम NSSO का है, इकोनॉमिक डेटा सारा इकट्ठा करना। कुछ डेटा वो वीकली बेसिस पे भी इकट्ठा करता है, कुछ फोर्टनाइटली, कुछ मंथली, कुछ क्वार्टरली, कुछ हाफ ईयरली, कुछ एनुअली, कुछ हर 3 साल में, कुछ हर 5 साल में। ठीक है जी बाबू, लिखा हुआ है इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया कंडक्टिंग रेगुलर सोशियो इकोनॉमिक सर्वेस। बहुत सारा इकोनॉमिक डेटा और बहुत सारा सोशल डेटा भी। कुछ सोशल डेटा ऐसा भी तो है ना बेटा जो इकट्ठा सेंसस नहीं कर रहा। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड बर्थ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, सर ये डेटा इकट्ठा नहीं कर रहा सेंसस। ये सब कौन इकट्ठा कर रहा है बेटा? ये NSSO कर रहा है। और बेटा जितना भी इकोनॉमिक डेटा है, एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशन का, जितना इकोनॉमिक डेटा है बेटा, जिसके बारे में भी सोच सकते हो, नेशनल इनकम, GDP, जिसके बारे में, सब NSSO करता है। आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। कहता है द NSSO कंडक्ट नेशन वाइड सर्वे ऑन सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। द डेटा कलेक्टेड बाय द NSSO survey on different socio-economic subject are released through a report and its quarterly journal सर्वेक्षण। काम की बात है, मनवा क्वेश्चन। बाबू NSSO क्वार्टरली हर 3 महीने में एक बार अपने जर्नल पब्लिश करता है सर्वेक्षण। बाबू उसमें सारी रिपोर्ट पब्लिश होती है, सारी की सारी रिपोर्ट रिटर्न फॉर्म में। अगर बाबू आपको उस डेटा का कहीं भी इस्तेमाल करना है, कर सकते हो। बेस्ट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा है, इससे ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते किसी और चीज पे। इंडिया की सबसे बड़ी बॉडी है जो डेटा इकट्ठा करती है। ठीक है जी बाबू, आगे की बात बहुत सिंपल है। एक काम कर दो, अगर आप पढ़ना चाहो बेटा, ये दोनों पॉइंट पढ़ना है, सारे पढ़ दो, कोई प्रॉब्लम है मैं 1 मिनट में क्लियर कर दूंगा। फटाफट से यहां से लेकर सारे पॉइंट पढ़ दो, 1 मिनट लगो बस। बाबू अब सामने देखो, बस 1 मिनट में मैं वाइंड अप कर रहा हूं। मैंने लिखा है NSSO 3 तरीके के सर्वे करता है। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे पहले भी आ चुकी है बात, और ये जो सारी बात है ये सोशियो इकोनॉमिक की है। लिटरेसी रेट, स्कूल में कितनी एनरोलमेंट हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर का डेटा क्या है, चाइल्ड केयर का डेटा क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का डेटा क्या है, सब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है। कहते हैं इसके अलावा NSSO सर्वे करता है एनुअली ऑन द इंडस्ट्रीज। ये देखना यहां पर भी ये बात आई है। NSSO ऑल्सो अंडरटेक द फील्ड वर्क ऑफ एनुअल सर्वेस ऑफ इंडस्ट्रीज। इसने बताया तीसरा सर्वे एग्रीकल्चर पर है। बाबू ये देखो, कंडक्ट द क्रॉप एस्टिमेशन सर्वेस। बाबू राइस कितना प्रोडक्शन हो सकता है इस साल में, वीट कितना, जूट कितना, सारे सर्वे बेटा ये सब NSSO करता है। यही लिखा हुआ था, सब कुछ हो गया पैक, चैप्टर भी खत्म हो गया। रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय।